आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश के बारे में। इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने जाना था कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था, दास वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसी में से जो दास वंश, जिसे ममलूक या फिर गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, वही हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज हम इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज़ के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। अब इल्तुतमिश की जो गणना है वो मध्यकालीन महान शासकों में की जाती है। उसका पूरा नाम शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था और इसके पिता एलम खां जो थे वो मध्य एशिया के इल्बरी कबीले के मुखिया थे। लेकिन इल्तुतमिश ना बहुत ज़्यादा सुंदर और गुणी था, जिसकी वजह से इसके पिता इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और इसी वजह से इसके जो भाई थे वो इससे ईर्ष्या करने लग पड़े। और एक दिन उन्होंने धोखे से इल्तुतमिश को गुलामों के एक व्यापारी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। अब जमालुद्दीन व्यापारी था तो वो व्यापार कर रहा था गुलामों का, तो इसी बीच उसने सुल्तान जो मोहम्मद गौरी है उसके सामने इसे बेचना चाहा, लेकिन मुंह मांगी कीमत नहीं मिली, इसलिए इसने इल्तुतमिश को गौरी को नहीं बेचा। लेकिन बाद में फिर ये उसको दिल्ली ले आता है। कौन? जमालुद्दीन, जो अभी इस समय इसका मालिक है। तो जमालुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली ले आता है और दिल्ली में यहाँ पर ऐबक खरीद लेता है। जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कितना ज़्यादा अच्छा लगता है गौरी को, सेम उसी तरह से कुतुबुद्दीन को इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इल्तुतमिश की योग्यता और साहस की वजह से ऐबक काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है और इसीलिए वो उसे सर जानदार की उपाधि दे देता है। सर जानदार यानी कि शाही अंगरक्षक जो होते हैं उनका मुखिया बना दिया और इसी के साथ अमीर शिकार की उपाधि भी इसको देता है। उपाधि या मिंटू से एक ऊंचा पद देता है इसको। 1205 में जब मोहम्मद गौरी ने खोखरों के विरुद्ध युद्ध किया था तो इल्तुतमिश ने अपना साहस और असाधारण शौर्य दिखाया था, जिसकी वजह से गौरी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब गौरी ने इल्तुतमिश की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, जिसकी वजह से ऐबक ने उसे दासत्व से मुक्त कर दिया। एक्चुअली ये ना गौरी नहीं कहा था ऐबक को कि इस गुलामी से मुक्त कर दो इल्तुतमिश को, तो उसने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया। फिर बाद में ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से करवाई और उसे बदायूं का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और आराम शाह फिर गद्दी पर बैठता है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अयोग्य और निकम्मा शासक था, इसलिए दिल्ली में जितने भी प्रमुख सरदार थे वो सारे क्या चाहते थे कि इल्तुतमिश सुल्तान बने, तो उसे न्योता देते हैं सुल्तान बनने के लिए। और दिल्ली के निकट फिर जड़ नाम की एक जगह होती है जहाँ पर इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में सैनिक घमासान युद्ध हो जाता है और आराम शाह की पराजय हो जाती है। उसको गिरफ्तार करके उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इल्तुतमिश जो है वो अपने जीवन में एक दास से किस प्रकार से एक सूबेदार बना, फिर उसके बाद कैसे वो शासक बना, तो ये सारी इसकी योग्यताएं थी। और इसी के कारण 1211 ईस्वी में सुल्तान के पद पर वो पहुंचता है अपनी योग्यताओं की वजह से, और उसने 1236 तक शासन किया था। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि इसने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी नियुक्त कर दिया था। यानी कि पहले लाहौर थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर इनकी राजधानी थी, गौरी के समय लाहौर इनका जो इंडिया में साम्राज्य है उसका सेंट्रल पॉइंट था। लेकिन अब क्या है, दिल्ली को इसने अपनी राजधानी घोषित कर दिया है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय किसने कहा था? तो मिन्हास उस सिराज ने ऐबक को हातिम ताई द्वितीय कहकर पुकारा है। ऐबक धार्मिक व्यक्ति तो था ही, लेकिन उसके साथ वो न्यायपूर्ण राजा के नाम से भी जाना जाता था और उसको कुरान खां के नाम से भी पुकारा जाता था। कुरान खां इसलिए क्योंकि वो कुरान का पाठ करता रहता था, तो कुरान का पाठ करने वाले को ही कुरान खां कहा जाता था। तालुक मासीर के लेखक हसन निज़ामी और आदाबुल हर्ब के लेखक फ़ख्र मुदब्बिर को ऐबक ने संरक्षण दिया हुआ था अपने दरबार में। सो कमिंग बैक टू द इल्तुतमिश, ये याद रखना है आपने कि ऐबक ने 1197 में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था और इल्तुतमिश को जो बदायूं की इक्ता प्रदान की गई थी वो उस समय की सबसे श्रेष्ठ इक्ता थी। तो अब चलते हैं इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों की तरफ। तो देखिए, इल्तुतमिश बहुत असाधारण परिस्थितियों में शासक बना था, सुल्तान बना था, क्योंकि चारों तरफ साम्राज्य में अराजकता फैली हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद हर कोई चाह रहा था कि वो सुल्तान बने या फिर स्वतंत्र हो जाए, तो विरोधियों ने हर तरफ से घेर रखा था जो भी अगला सुल्तान बन रहा है उसको भी। जैसे कि मुल्तान में कुबाचा हो गया और गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज या फिर लखनौती में अली मर्दान खां हो गए। तो इन सभी ने बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियों को बिगाड़ रखा था। तो उसी में सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनेक अमीरों में सुल्तान बनने की इच्छा की तरफ। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के लिए नियुक्त किया जाता है तो बहुत सारे सरदार, खासकर जो कुतुबी और मुअज्जी सरदार थे, ये लोग हैं इसके विरोध में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक ना बने, क्योंकि उससे ज़्यादा योग्य तो हम हैं। ये लोग अपने आप को ऐसा समझते थे, अपने आप को ज़्यादा गुणवान समझते थे, शक्तिशाली समझते थे इल्तुतमिश के मुकाबले। इनका कहना था कि इल्तुतमिश सबसे पहले तो देखो एक गुलाम है, तो गुलाम को इस्लाम के कानून के अनुसार हम शासक नहीं नियुक्त कर सकते। और दूसरी बात कि उसका राज्य सत्ता जो है वो उसने उसका अपहरण किया है, मतलब पहले से कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था इसको, या फिर कोई उसकी संतान नहीं
है। तो बेसिकली ये जो सरदार थे किसी भी हालत में इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उल्टा ये लोग चाहते थे कि अधिक धन संपत्ति और शौर्य के लिए हम शासक बन जाएं। दूसरी कठिनाई थी विरोधी तुर्क सरदार और अमीर। वैसे ही फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ना एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट में हमने बात की है कि वो सुल्तान बनने के इच्छुक थे, बाकी के सरदार भी इल्तुतमिश से खुद को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये चाह रहे हैं कि अगर ये बना भी है ना तो हम इसके खिलाफ रहेंगे। जो तुर्क सरदार और अमीर हैं, इल्तुतमिश तो बन गया किसी न किसी रूप में राजा, तो अब इसके हम विरुद्ध रहेंगे, इसको किसी न किसी तरह से परेशान करेंगे। तो वही चीज़ है कि दिल्ली में अनेक तुर्क और जो सरदार थे वो इल्तुतमिश को राजगद्दी सौंपने के खिलाफ ही थे हमेशा से ही। और ऐसी परिस्थिति में जब इल्तुतमिश शासक बन चुका है तो उसके लिए ये एक खतरा बन चुके थे कि कभी भी ये लोग विद्रोह खड़ा कर देंगे साम्राज्य में और मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चलाते रहेंगे, तो मेरे लिए ये तो खतरा ही है। तीसरी कठिनाई थी इल्तुतमिश का गुलाम होना। अब भले ही इल्तुतमिश को स्वतंत्र कर दिया गया था, लेकिन था तो पहले गुलाम ही ना, तो इल्तुतमिश एक गुलाम था और इस्लाम के अनुसार आपको पता ही है कि गुलाम को राजा नहीं बनाया जा सकता, उसको अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसी कारण से इसको काफ़ी सारे विरोधों का सामना करना पड़ा था। चौथी कठिनाई थी नसीरुद्दीन कुबाचा। अब नसीरुद्दीन कुबाचा जो है मोहम्मद गोरी का कितना अच्छा सेनापति था, खासम खास सेनापति था, मुल्तान सिंध और उच्च का सूबेदार भी था ये, और ऐबक का बहनोई भी था। लेकिन जैसे इसको खबर मिली कि ऐबक की मृत्यु हो चुकी है, इसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और लाहौर, बठिंडा, कोराम, सुरसूती जो है इसके ऊपर अधिकार कर लिया। और अब इसके निशाने पर था दिल्ली, लेकिन दिल्ली में इसका एक काफ़ी प्रबल प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आ चुका था जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो इन दोनों के बीच में आगे चलकर घमासान युद्ध वगैरह तो होना स्वाभाविक ही था, इसलिए ये भी एक ऐबक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के राजवंश से संबंधित ना होना। अब इल्तुतमिश का राजगद्दी पर इसलिए कोई अधिकार नहीं समझा जा रहा था क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के राजवंश से संबंध नहीं रखता था, इसलिए अनेकों ने ऐबक को उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट है ताजुद्दीन यल्दौज का विरोध। अब ताजुद्दीन यल्दौज जो है मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख सेना नायक था, उसका सेनापति था बहुत खास ये भी, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर भी था। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो ये गजनी के ऊपर अधिकार कर लेता है यल्दौज, और क्या करता है कि गजनी को स्वतंत्र शासन के रूप में तो चलाता ही है, इसी के साथ बोलता है कि भारत में जो साम्राज्य है वो भी मेरे अधीन है, जो ऐबक के पास था उस समय। लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, फिर आता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश को भी ये प्रस्ताव भेज देता है, संदेश भेज देता है कि भैया तूने मेरे अधीन रह के शासन करना है। लेकिन इल्तुतमिश इसकी छत्रछाया में आने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे अधीन रहकर शासन नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में टकराव होना अनिवार्य हो गया। तो ये वाली समस्या भी इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। नेक्स्ट है हिंदू शासक या फिर राजपूत शासकों का विरोध। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनेक राजपूत शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, भले ही धोखे से सही, लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु का समाचार इन सभी साम्राज्यों को मिला तो इन्होंने अवसर का लाभ उठाया, जिसमें रणथंभौर, जालौर, कालिंजर, ग्वालियर जैसे राजपूत शासक साम्राज्य जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य में से मुस्लिम अधिकारियों को मार भगाया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब ये राजपूत शासक जो थे वो अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और ये स्थिति इल्तुतमिश के लिए घोर संकट उत्पन्न कर रही थी। फिर हुआ मंगोल आक्रमण। एक्चुअली मंगोल आक्रमण होता नहीं है, लेकिन 1220 से लेकर 1224 तक का जो टाइम पीरियड था, मंगोल जो है वो भारत की सीमा तक आ पहुंचे थे। तो उनके आक्रमण का जो डर था, भय था, वो इल्तुतमिश को काफ़ी ज़्यादा सता रहा था। लेकिन चलो 1227 में फिर चंगेज़ खान की मृत्यु हो जाती है, जो मंगोलों का नेता था, और वो इतना ज़्यादा फेमस था कि उसने आधे से ज़्यादा वर्ल्ड को तो ऐसे ही कॉन्कर कर लिया था आसानी से, कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी उसे। तो अगर इल्तुतमिश के साथ उससे ज़्यादा जद्दोजहद करनी भी पड़ती तो ऑब्वियसली चंगेज़ खान ही जीत रहा था हर सिचुएशन में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि चंगेज़ खान जो है भारत पर बिना आक्रमण किए वापस लौट जाता है। नेक्स्ट है खोखरों द्वारा पुनः सिर उठाना। तो खोखर समय समय पर साम्राज्य को परेशान करते रहते थे, जैसा हमने पढ़ा था कि गोरी को परेशान किया, देन उसके बाद कुतुबुद्दीन को परेशान किया, अब इल्तुतमिश के साम्राज्य को भी चुनौती दे रहे थे। लास्ट पॉइंट है उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। ये वाली समस्या ना हमेशा बनी रहती है, चाहे राजपूतों के टाइम में हमने पढ़ा था और उसके अलावा फिर गोरी के टाइम में, ऐबक के टाइम में, और अब देखो इल्तुतमिश के टाइम में भी। तो उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या जो है वो इल्तुतमिश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रही थी। उस समय मंगोलों के जो नेता चंगेज़ खान है वो भारत में कैसे आ रहे थे, मध्य एशिया से होते हुए कैसे भारत में आ रहा था, उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ से तो आ रहा था। मंगोलों ने अनेक शक्तिशाली राज्यों को ध्वस्त कर दिया था और अब बारी थी भारत की। तो भारत पर भी मंगोलों के आक्रमण का भय लगातार बना हुआ था। और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी जो सीमा है, सीमा प्रदेश जितने भी है, उसमें खोखर नाम की एक जाति, जिसके
बारे में भी हमने पीछे बात की, तो वो भी इसको चुनौती दे रही थी। वो युद्ध प्रिय जाति थी, हर समय युद्ध करना चाहती थी, वो राजपूतों से भी ज़्यादा युद्ध प्रिय थी। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि कैसे उन्होंने गौरी को भी चुनौती दी थी, ऐबक को भी चुनौती दी थी, और अब इल्तुतमिश को भी कह रहे हैं कि तुम्हारे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर देंगे। खोखर जाति हमेशा से ही तुर्क आक्रमणकारियों के घोर विरोधी रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद गौरी का भी वध करने में सफलता प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी का वध जो है वो खोखरों ने ही किया था, और इसके अलावा इल्तुतमिश के लिए भी इन दोनों ने भयंकर परिस्थिति जो है बिगाड़ दी थी। तो ये थी इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। अब इसकी सैनिक या फिर प्रशासनिक सफलताएं क्या थी, तो देखो जो अभी हमने कठिनाइयाँ पढ़ी ना, ये सारी उसके सामने उठ खड़ी हुई। इन्हीं सभी का जो इसने निपटारा किया वो इसकी सफलताएं बन जाएंगी। तो इल्तुतमिश की सबसे पहली सफलता थी कुतुबी और मुअज्जी सरदारों के विद्रोह का दमन करना। अब हुआ यूँ कि इल्तुतमिश जब शासक बना तो कुतुबी और मुअज्जी सरदार थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि हम इल्तुतमिश को अपना सुल्तान नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने इसको क्या कहा, सत्ता का अपहरणकर्ता कहकर पुकारा। और इनका जो नेता था, मतलब ये जो जितने विरोधी थे इन सभी का एक नेता था जहांदार खां। इसने क्या किया, इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इल्तुतमिश के विरुद्ध चढ़ाई करने की इन्होंने रणनीति बना ली। तो दिल्ली के निकट एक जड़ नाम की जगह थी, जड़, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश क्या होता है, जीत जाता है और इन सभी को हरा देता है, कईयों का वध कर देता है, और कई जो हैं इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इल्तुतमिश के अधीन दिल्ली, बनारस, बदायूं और अवध के इलाके इसके अधीन आ जाते हैं। और इसके बाद इल्तुतमिश की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती। तो ये इल्तुतमिश की एक महान सफलता थी। इसने यहाँ पर एक कूटनीति खेली कि जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है ना, उन सरदारों को इसने राजधानी से दूर के स्थानों में नियुक्त कर दिया, ताकि फिर से ये लोग अपना सिर न उठाएं, कोई विद्रोह करने का षड्यंत्र न रचें। इल्तुतमिश की दूसरी सफलता थी गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित करना। अब ताजुद्दीन यल्दौज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे वो मोहम्मद गौरी का एक प्रसिद्ध सेनापति था, फिर इल्तुतमिश का कैसे वो शत्रु बन जाता है ना। 1206 में गौरी मर गया, देन ये गजनी पर अधिकार कर लेता है, और गजनी पर अधिकार करके वहाँ की स्वतंत्रता भी घोषित कर देता है, और कहता है कि भाई अब इंडिया का जो साम्राज्य है वो भी मेरे अधीन होगा। इल्तुतमिश को उसने स्वीकारी के लिए एक संदेश पत्र भी भेजा था, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, शुरुआत में तो ऐसे झूठ मूठ में उसको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इल्तुतमिश पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा उलझा पड़ा था, तो वो नहीं चाहता था कि इससे भी अभी खतरा मोल लिया जाए, तो बिन मतलब वो उलझना नहीं चाहता था। तो उसने अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता का सहारा लेते हुए यल्दौज की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली, बहाने से ही सही, ठीक है। और 1215 में क्या होता है कि ख्वारिज़म के शाह जो है वो गजनी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके यल्दौज को वहाँ से खदेड़ देते हैं। अब यल्दौज के पास जो गजनी था अब वो नहीं बचा, तो यल्दौज क्या करता है, अपना भाग्य आजमाने के लिए भारत की तरफ निकल पड़ता है, और यहाँ पर नसीरुद्दीन कुबाचा जो है उसके ऊपर आक्रमण करके उसको हरा के लाहौर पर अपना अधिकार कर लेता है। अब लाहौर दिल्ली से ज़्यादा दूर तो है नहीं है, तो इल्तुतमिश ने देखा कि भैया अब ये दिल्ली की तरफ भी बढ़ेगा, तो इससे पहले वो बढ़े, तो इसने घोषणा कर दी कि मैं इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता हूँ। किसकी, यल्दौज की। और यल्दौज की तरफ सेना लेकर निकल पड़ता है लाहौर पे। तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें यल्दौज को बहुत बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ता है। तो हार का मुंह तो देखता ही है, उल्टा इसको बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना के बदायूं भेज दिया जाता है, जहाँ का इल्तुतमिश पहले सूबेदार था। तो बदायूं भेज दिया गया, और फिर बदायूं में इसका वध कर दिया जाता है यल्दौज का। तो यल्दौज की मृत्यु के साथ ही जो गजनी है, पहले इंडिया का फिर भी गजनी के साथ थोड़ा बहुत लिंक था, लेकिन अब क्या है, गजनी से पूरी तरह से लिंक जो है इंडिया का वो हट गया। तो अब जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी तरह से एक्चुअल में स्वतंत्र है, कोई उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने वाला भी नहीं बचा। भले ही तुम उसके अधीन हो या नहीं हो, कोई अधिकार तो जमा रहा था ना कि तू मेरे अधीन है, तो अब वो भी नहीं बचा। तो जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है वो आज पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेती है इल्तुतमिश की वजह। तीसरी सफलता थी मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा। अब होता क्या है कि अपने दो प्रतिद्वंदियों को तो इसने निपटा दिया, लेकिन एक मंगोल नाम का भयानक तूफान भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब वो कैसे बढ़ा ये देखते हैं। तो मंगोल जो है वो मध्य एशिया की एक बहुत ही ज़्यादा बर्बर और खूंखार जाति है। इनका नेता था चंगेज़ खान, उसे तो मानवता का शत्रु माना जाता था। उसने मध्य एशिया में बहुत सारे साम्राज्यों को रौंद डाला, उनके असंख्य लोगों को मार दिया, लाखों को मौत की नींद सुला दिया, और वहाँ पे जहाँ जहाँ जाता था ये वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। अब 1221 में मंगोलों ने ख्वारिज़म के शाह अलाउद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया, लेकिन उसका जो शहजादा था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो भागकर पंजाब आ जाता है, और लाहौर में
जैसे ही वो पहुंचता है तो वहाँ से फिर वो इल्तुतमिश के पास अपना एक राजदूत भेजता है जो प्रार्थना पत्र लेके जा रहा होता है कि मुझे शरण दे दो अपने साम्राज्य में और मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में मेरी सहायता कर दो। अब इंसानियत के नाते इल्तुतमिश ने उसे शरण तो दे दी, लेकिन वो ये भी जानता था अच्छी तरह से कि मंगोलों के साथ निपटना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। मंगोल मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आ पहुंचे और इल्तुतमिश ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि दिल्ली की जो सत्ता है वो फिर से मध्य एशिया के साथ उलझे जाके, क्योंकि पहले ही हम बड़ी मुश्किल से अलग हुए हैं, तो मैं दोबारा नहीं चाहता कि मध्य एशिया में की राजनीति में फिर से दिल्ली को उलझाऊं। तो ऐसे संकट में इल्तुतमिश ने क्या किया कि मंगबरनी का जो राजदूत था उसकी हत्या करवा दी और उसे बड़े ही प्यार से एक संदेश भेजा कि भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। तो भारत में कुछ देर रहकर ये क्या करता है, मंगबरनी वापस अपने देश लौट जाता है और जब ये अपने देश लौट जाता है तो इसके पीछे पीछे मंगोल भी वापस लौट जाते हैं। तो अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता के बल पर इल्तुतमिश ने भारत को मंगोल नाम के एक खतरे से बचा लिया। नेक्स्ट है नसीरुद्दीन कुबाचा की पराजय। अब नसीरुद्दीन कुबाचा मुल्तान सिंध उच्च का सूबेदार था, ऐबक का बहनोई भी था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जो झगड़ा हुआ था तो उस दौरान इसने लाहौर, बठिंडा, कुहराम, सरसूती तो इन इलाकों पर अधिकार कर लिया था और इल्तुतमिश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ था उस समय के लिए। तो इल्तुतमिश ने अब क्या किया, एक विशाल सेना खड़ी की और 1217 में लाहौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस दौरान कुबाचा हार जाता है और भाग के सिंध भाग जाता है अपनी जान बचा के। तो लाहौर में अपनी स्थिति को इल्तुतमिश मजबूत करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मैं सिंध की तरफ भागूं और कुबाचा का पीछा करते हुए बिना लाहौर में अपनी स्थिति को मजबूत किए बिना। तो वो क्या करता है कि लाहौर में अपनी स्थिति को मजबूत करता है और उसके बाद फिर ये वापस निकल लेता है दिल्ली की तरफ। तो एक पंजाब वाला एरिया जो है वो भी अब फिर से क्या है, इल्तुतमिश के पास आ गया। लेकिन कुबाचा जो है वो इसे वापस पाना चाहता था, तो वो क्या करता है कि 1227 में जब मंगोलों का खतरा भी इस इलाके से टल जाता है तो उस समय फिर ये आक्रमण कर देता है इल्तुतमिश के जो लाहौर वाला इलाका जो अब इल्तुतमिश के पास है उसके ऊपर। तो इल्तुतमिश इसको चुनौती मानता है और इल्तुतमिश कुबाचा के ऊपर 2 दिशाओं से आक्रमण करता है। 1228 में कुतुबुद्दीन की आधी सेना लाहौर से मुल्तान की तरफ को निकल पड़ती है और दूसरी दिल्ली से उच्च की तरफ को निकल पड़ती है। ये खबर सुन के कुबाचा घबरा गया और सिंध में एक जगह है भक्कर दुर्ग, वहाँ पे जाके छुप जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मुल्तान और उच्च जो है वो भी अब इल्तुतमिश के हाथ लग गए। अब उसकी सेना भक्कर दुर्ग नाम की जो जगह है वहां पर जाती है और वहां पर घेरा डाल देती है और अपने आप को सुरक्षित ना पाकर कुबाचा क्या करता है, संधि का प्रस्ताव रखता है। लेकिन इल्तुतमिश कहता है कि भाई संधि सुंधि कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधा आत्मसमर्पण कर। लेकिन कुबाचा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कुबाचा क्या करता है, यहाँ से भागने का प्रयास करता है लेकिन सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी जो है वो खत्म हो जाती है और एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो दिल्ली सल्तनत के हाथ में लग जाता है। नेक्स्ट है बंगाल बिहार की पुनर्विजय। एक्चुअली जो हमने कठिनाइयां पढ़ी थी उसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, अली मर्दान खां का विद्रोह, वो यही वाला है, बस हम उसकी अब जो सफलता थी उसमें इसको ऐड कर दे रहे हैं ताकि पीछे वाला टॉपिक आपका अपने आप ही क्लियर हो जाए। तो इल्तुतमिश के शासन पर बैठते ही उस समय अली मर्दान खां जो है वो एक खिलजी सरदार था। तो उसने क्या किया कि बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जैसे ही इल्तुतमिश शासक बनता है। तो उस समय इल्तुतमिश के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रखी थी तो उसने इसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया और ऊपर से अली मर्दान खां जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासक था। तो वहाँ के लोगों ने उसे 2 सालों में मार दिया, 1212 में उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब हसामुद्दीन इवाज खिलजी को बंगाल का नया शासक बना दिया जाता है और उसने ग्यासुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। इसने अपनी योग्यता से बिहार को अपने अधीन कर लिया और इल्तुतमिश इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर नाखुश था। तो 1225 में इल्तुतमिश एक सेना के साथ इवाज की तरफ बढ़ता है युद्ध करने के लिए, लेकिन इवाज क्या करता है, इल्तुतमिश से बिना लड़े इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इल्तुतमिश भी फिर इसको छोड़ के वापस निकल पड़ता है दिल्ली की तरफ। लेकिन जैसे ही वापस जाता है तो इवाज क्या करता है, फिर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। एंड में फिर इल्तुतमिश ने 1226 में अपना बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को, जो अवध का सूबेदार था, उसको बोला कि जा बंगाल की राजधानी लखनौती जो है उसके ऊपर अचानक से आक्रमण कर दे। इस आक्रमण में इवाज की पराजय हो जाती है और उसका वध हो जाता है। तो इस तरह से बंगाल भी दिल्ली के अधीन आ जाता है और नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से नसीरुद्दीन महमूद जो है उसकी अकारण मृत्यु हो जाती है और ये स्वर्ण अवसर प्राप्त करके 1230 में बल्का खिलजी जो है, बल्का खिलजी नाम का एक व्यक्ति था, सरदार था वो, तो उसने लखनौती में इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को बड़ी सख्ती से कुचल दिया और वहाँ पर बंगाल में फिर से शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। इसके बाद इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल जो है इसमें 2 अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए। इन दोनों विजयों के बाद इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है राजपूतों से युद्ध। तो कुतुबुद्दीन ने
बहुत सारे राजपूत राज्यों को, चाहे धोखे से हो या फिर पूरे न्यायपूर्वक हो, तो राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, ये सारे स्वतंत्र हो जाते हैं और इल्तुतमिश को देख के तो ये लोग कहते हैं कि अब हमें अपनी शक्ति को एकजुट करना है। सारे राजपूत जो है एकजुट हो रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश ने इनकी तरफ ध्यान दिया मंगोल आक्रमण से मुक्ति पाने के बाद। मंगोलों से निपट लिया, उसके बाद राजपूताना की ओर उसने ध्यान दिया। सबसे पहले उसने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, जहाँ के शासक वीर नारायण थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा अत्यंत वीरतापूर्वक इसके विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन अंत में उनकी हार होती है और रणथंभौर जो राजपूताना का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था वो इल्तुतमिश के हाथ लग जाता है, यानी कि हार जाता है, पराजित हो जाता है। और इसके बाद इल्तुतमिश ने फिर 1227 में परमार राजपूतों की राजधानी मंदसौर पर विजय प्राप्त कर ली। 2829 में जालौर, बयाना, अजमेर, नागौर नामक एक राजपूत रियासत थी, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन 30 से 31 के बीच में सिर्फ एक ही जो रियासत है वो इसके हाथ लगती है, वो है ग्वालियर। क्योंकि ग्वालियर के शासक जो मंगलदेव हैं वो लगभग 1 वर्ष तक शाही सेना के सामने डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन अंत में उनकी पराजय हो जाती है और उन्हें दुर्ग छोड़कर भागना पड़ता है 1231 में। तो इस प्रकार ग्वालियर जो है वो भी इल्तुतमिश के हाथ में लग जाता है। 1233 में फिर कालिंजर उसके हाथ में लग जाता है और 34-35 में मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के भिलसा और उज्जैन नाम के जो नगर थे, 2 बड़े बड़े नगर थे, उन्हें खूब लूटपाट करता है, वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त कर देता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश राजपूतों के विरुद्ध अपनी शक्ति का दबदबा कायम करने में सफल होता है। अब इसकी राज्य की सीमाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। अगली सफलता है खलीफा द्वारा मान्यता। तो खलीफा द्वारा मान्यता कैसे? देखो, ये दास था ना, तो सब लोग इसका विरोध कर रहे थे कि एक दास गुलाम जो है वो शासक नहीं बन सकता इस्लाम के कानून के अनुसार। तो इसने क्या किया, खलीफा के पास एक अपनी मान्यता के लिए याचिका भेजी कि मुझे, खलीफा कौन है इस समय बगदाद में, तो जो खलीफा बैठे हुए वही तो इस्लाम जगत के गुरु हैं। तो उनके पास इसने अपनी याचिका भेजी कि मुझे जो है वो भारत पर राज करने की स्वीकृति दें। तो उसने 1229 में इल्तुतमिश की याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके बाद ये वैधानिक रूप से मतलब कानूनी तौर पर अब ये शासक बन गया। तो इसकी वजह से जो अमीर इसके खिलाफ थे अब उनका मुंह बंद हो। और इसके बाद इसने नासिर अमीर उल मोमीन की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है कि मुसलमानों का प्रधान और खलीफा का सहायक। नेक्स्ट है नई मुद्रा। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो देखो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाना शुरू करवा दिया। और विदेशों में जिस प्रकार से प्रचलित सिक्के थे कि आज के समय में कैसे सिक्के होते हैं, उनके ऊपर स्टार, सर्कल, डायमंड ऐसे बने होते हैं ना, कि कलकत्ता में बना है, नोएडा में बना है, कहाँ पे बनाए गए हैं, कि मुंबई में बनाए गए हैं। तो उसी तरह से इनके ऊपर भी टकसालों के नाम लिखना इसने आरंभ कर दी, एक परंपरा शुरू कर दी। भारतवर्ष में पहली परंपरा थी, इसका श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है कि टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखा जाता था। और इल्तुतमिश ने क्या किया कि शुद्ध अरब पद्धति वाले जो सिक्के थे उन्हीं के ऊपर आधारित दिल्ली सल्तनत में 2 प्रमुख सिक्के चलवाए। सबसे पहला चांदी का टका, जिसे टंका भी कहा जाता है, और दूसरा था तांबे का जीतल। तो टंका जो है वो 175 ग्रेन्स का था और जीतल जो है वो 48 ग्रेन्स का था। इसकी प्रशासनिक सफलताओं की बात कर ली जाए तो अपने साम्राज्य को इसने इक्ताओं में बांट रखा था। इक्ता यानी कि भूभाग, ये जमीन का वो भाग होता था जो सुल्तान द्वारा किसी को दिया जाता था। इसकी मदद से जो साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्र हैं उसे केंद्र के साथ जोड़ा जा सकता था। इक्ता के स्वामी को इक्तादार कहा जाता था और इसका काम क्या होता था कि सरकार के बदले भू राजस्व इकट्ठा करना है तुमने। इसके अलावा इक्तादार अपने अधीन प्रदेशों में जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी था। इक्तादार आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार को अपनी सैनिक मदद भी पहुंचा सकता था। बाकी इल्तुतमिश की एक और बात बड़ी लोकप्रिय है कि उसने 40 तुर्क सरदारों की एक परिषद बनाई थी जिसे चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 40 तुर्क सरदार, यही आगे चल के रजिया के लिए मुसीबत बनेंगे, इनको याद रखना है आपने। 40 तुर्क सरदार जो थे, चहलगानी इन्हें कहा जा रहा है। ये 40 अमीर बहुत ज़्यादा योग्य और सुल्तान के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार थे। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यायप्रिय शासक था। उसने प्रजा को निष्पक्ष न्याय देने के लिए बहुत सारे काजियों की नियुक्ति भी की थी। लोग न्याय प्राप्त करने के लिए सुल्तान के पास अपील करते थे और सुल्तान का फैसला जो होता था वो अंतिम फैसला होता था। सुल्तान ने सेना संबंधी भी कुछ आवश्यक नियम बनवाए थे, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। बाकी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के जो 2 सिक्के हैं, एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है, इसको प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। और इन सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया होता था। लास्ट है इल्तुतमिश का मूल्यांकन। तो इसमें आपने वो सारी बातें लिख देनी अब तक हमने जो पीछे पढ़ी हैं, कुतुबी और मुअज्जी सरदारों का विद्रोह किस तरह से कुचला इसने, गजनी को दिल्ली से अलग रखा, 1221 में फिर मंगोलों के आक्रमण से भारत को बचाया,
और सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा जो है उससे भी, बंगाल के सूबेदार गयासुद्दीन से भी उसके विद्रोह को भी ख़त्म किया, और बगदाद से कैसे खलीफा से अपनी मान्यता भी स्वीकार करवा ली। तो ये सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अधूरा काम छोड़ रखा था साम्राज्य का, वो सारा का सारा पूरा करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। तो ये थी इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ और सफलताएँ। चरित्र आप बना सकते हो। अब इसके चरित्र के गुण क्या थे या फिर सफलताओं के क्या कारण थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, यू नेवर नो। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो अब बढ़ते हैं रुकनुद्दीन फिरोज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले इल्तुतमिश से रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ कि उसने अपने पुत्र महमूद का मकबरा बनवाया था, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कह के पुकारा जाता है, और तुर्क सुल्तानों द्वारा निर्मित ये पहला मकबरा था। और इस शैली का ये जो मकबरा है ये सबसे पहला था, तो इल्तुतमिश को इस शैली का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने खुद का मकबरा भी बनवाया था। उसने हौज शमसी, शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद भी बनवाई थी। अभी मेरे पास फोटोज अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। जामा मस्जिद का निर्माण 1223 में हुआ था और ये उस समय की सर्वाधिक बड़ी और मजबूत मस्जिद मानी जाती थी। इसका रिकंस्ट्रक्शन या फिर रेनोवेशन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी करवाया था और उसके बाद अकबर ने भी करवाया था। जोधपुर में नागौर नाम के स्थान पर 1230 में एक अतारिकीन नामक एक विशाल दरवाजे का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और भी बहुत सारे निर्माण थे इसके। तो ऐसा करेंगे, जिस दिन फोटोज अवेलेबल हो जाएगी उस दिन मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब चलते हैं रुकनुद्दीन फिरोज़ की तरफ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इल्तुतमिश ने ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। तो अब बढ़ते हैं रुकनुद्दीन की तरफ। कौन था रुकनुद्दीन फिरोज़? तो इल्तुतमिश का दूसरा बड़ा बेटा था। पहला बड़ा बेटा जो है वो तो अकारण मारा गया, लेकिन दूसरा ये जो है रुकनुद्दीन फिरोज़, अब ये शासक बनता है। ये शुरुआत से ही विलासी जीवन जीने का आदी हो रखा था। बहुत ही ज़्यादा मतलब नृत्य संगीत वगैरह देखने और सुनने में विश्वास रखता है। शान शौकत में डूबा हुआ था मतलब, और राज सत्ता संभालने का इसका कोई शौक नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश ऐसे अयोग्य बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब दुर्भाग्यवश क्या करे, बड़े बेटे की तो जो नसीरुद्दीन महमूद है उसकी तो मृत्यु हो गई पहले से ही, तो अब बचा बुचा जो है वो इसी का है। लेकिन इसी दौरान इल्तुतमिश के दिमाग में ना एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना ये सब कुछ साम्राज्य जो है अपनी बड़ी बेटी रज़िया को दे दूं। तो रज़िया को इसने अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और कई सारे अमीर जो हैं वो उसकी इच्छा के विरुद्ध रुकनुद्दीन फिरोज़ को ही राज सिंहासन पर बिठा देते हैं, क्योंकि एक महिला, इस्लाम में तो महिला को देखो कि कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो शासिका बन जाए तो ये तो संभव ही नहीं है। अब रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है वो शासक बन गया, राजा बन गया, सुल्तान बन गया। लेकिन सुल्तान बनने के बावजूद भी वो अपना ज़्यादातर समय जो था वो रंगरलियों में व्यतीत करता था और अपने शासन प्रबंध की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो माता है, शाह तुर्कान नाम था उनका, तो शाह तुर्कान ने राज्य की जो जितनी भी भागदौड़ है वो अपने हाथ में ले ली और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने इल्तुतमिश की अन्य जो रानियाँ थी उन सभी के बेटे बेटियों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया, जैसे ही इनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई। कुछ को तो उसने मरवा ही दिया और इस आतंकपूर्ण शासन को खत्म करने के लिए चहलगानियों ने रुकनुद्दीन को पदच्युत करने का निर्णय लिया। और इस समय लाहौर, मुल्तान, हांसी, बदायूं, यहाँ के जो सूबेदार थे ये सारे एकजुट होकर रुकनुद्दीन को तख्त से हटाने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े। और रुकनुद्दीन जो है वो इनका सामना करने के लिए अपनी सेना लेकर दिल्ली से निकल पड़ा। ये सारी सिचुएशन जो है ना वो किसी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई, वो थी रज़िया सुल्तान। तो रज़िया के सामने क्या हुआ कि उसने बड़ा होशियारी से काम लिया। उसने सबसे पहले तो लाल कपड़े पहन लिए, जो कि जो शौक का एक प्रतीक होता है, शौक का चिन्ह होता है लाल कपड़ा इस्लाम के लिए। तो उन्होंने शौक के कपड़े पहन लिए और ये पहनकर वो जो दरबारी थे, जो मुख्य सरदार थे, उनमें और प्रजा के समक्ष आई। वहाँ पर जाके उसने रुकनुद्दीन फिरोज़ और जो शाह तुर्कान है उसके द्वारा किए गए जितने भी अत्याचार है उन सभी का वर्णन लोगों के सामने कर दिया और न्याय की मांग करने लग पड़ी। उसने लोगों को ये यकीन तक दिला दिया कि अगर वो शासिका बन जाती है तो पूरे लगन के साथ लोगों को न्याय दिलवाएगी और लगन के साथ शासन करेगी, और अगर वो अपने कर्तव्य में असफल रहती है तो प्रजा उसको मौत के घाट उतार सकती है। तो रज़िया ने लोगों को काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो है, जन समूह जो है वो रज़िया के समर्थन में उतर आया और उन्होंने महल पर आक्रमण करके शाह तुर्कान को बंदी बना लिया और रज़िया को सिंहासन पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज़ के दिल्ली लौटने पर जब उसे पता चला कि भैया ये क्या हो गया, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी कि भाग जाए, तो उतनी देर में उसको पकड़कर कारागार में डाल दिया जहाँ पर उसका वध कर दिया गया। तो इस तरह रुकनुद्दीन फिरोज़ के ये जो 7 महीने का टाइम पीरियड था ये काफ़ी ज़्यादा असफल और अशांति वाला टाइम पीरियड था। उसके बाद रज़िया सुल्तान शासिका बनती है जो 1236 से लेकर 1240 तक शासन करती है। तो ये हम पढ़ेंगे कल। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि पहले शासक देखो कुतुबुद्दीन थे, फिर आराम शाह ऐसे ही थे ढीलम ढाले से, फिर दोबारा हमें इल्तुतमिश मिले और उसके बाद फिरोज़ मिले ढीलम ढाले से। अब फिर से रज़िया सुल्तान आ गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा
शक्तिशाली ताकतवर शासिका है, लेकिन इनके बाद फिर से वही हाल होने वाला है। जो बहरम शाह है उनका टाइम पीरियड चलेगा, और उसके बाद फिर हमें मसूद शाह भी देखने को मिलेंगे, नसीरुद्दीन महमूद देखने को मिलेंगे, गयासुद्दीन बलबन देखने को मिलेंगे। तो बलबन जो है रज़िया के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।